आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्लास 7 मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्लास 6 मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से देख लिया है और आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स। और पहला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, जो कि इकाई फलन है। ठीक है, इसमें कुल लगभग 13 इकाई हैं। ठीक है, और एक एक करके जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था क्लास 6 में, पेज वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसका चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे स्टेप को देखेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और बिल्कुल इनिशियल स्टेज से मैं आपको बताऊंगा क्लास 7 की मैथमेटिक्स, जैसा कि क्लास 6 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। और देखिए, परिमेय संख्या के जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब परिमेय संख्या के चैप्टर में अब देखें, ये बुक वही है, क्लास 7 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड की बुक है, ये जो परसती विद्यालय में चलती है। और देखिए, ये जो बुक है क्लास 6, 7, 8 का मैथमेटिक्स, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सब आपके अगर आप क्लास 7 में हैं तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, आपके बहुत लाभप्रद होगा ये, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए मैं एक एक यहाँ पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि अभी 1.1 है, 1.2 परिमेय संख्या की अवधारणा है, और इसी तरीके से इसमें जो भी पेज वाइज आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कोशिश करूंगा ना छूटे। अगर कोई कॉन्सेप्ट गलती से छूट भी जाता है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट मिसिंग है या ये आपको नहीं समझ में आया। जरूरी नहीं है कि इसी बुक का आपको पूछना है, आप कोई भी टॉपिक अगर मैथमेटिक्स है क्लास 6, 7, 8, तो आप क्वेश्चन बेझिझक आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप उसे भी लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं परिमेय संख्या का। और देखिए, ये मैं जो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल आपको क्लास लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये कोई मैं एक फास्ट ट्रैक वाली चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कि ये परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का 2 मिनट में सबसे फास्ट तरीके, ये यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एकेडमिक लेवल की पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर बुक पूरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को हम यहाँ आपको कवर करेंगे। अब कोशिश करते हैं जल्द से जल्दी पूरी किताब खत्म हो जाए। ठीक है, और देखता हूँ अगर टाइम मिलता है पैरेलल में तो मैं क्लास 8 की भी स्टार्ट कर देता हूँ। अभी फिलहाल क्लास 7 को देखता हूँ, और इसके साथ में एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि इसका नोट्स भी मैं आपको अच्छे तरीके से दे सकूँ। ठीक है, इसमें नोट्स जो है, ये तो किताब में तो नोट्स है ही, लेकिन एक प्रॉपर होता है ना, हमने कैसा नोट्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ। और वेबसाइट बनते ही मैं आपको कमेंट से इसकी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, और आने वाले वीडियो में भी मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा नाम उसका। ठीक है, चलिए आगे आज शुरू करते हैं परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याएं। इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो परिमेय संख्याओं की अवधारणा, यानी कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, मतलब कैसे होती हैं, किस तरह की होती है, इन सब चीजों को हम पूरी डिटेल में देखेंगे परिमेय संख्याओं की अवधारणा में। और 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, इस चीज को हम देखेंगे। समतुल्य परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के सिमिलर, जितने भी सिमिलर और परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम देखेंगे, और परिमेय संख्याओं का क्रम देखेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है, चलिए इन सब को हम हटाते हैं और बस ध्यान देते हैं अब परिमेय संख्याओं की अवधारणा पर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, ये चीज आती है हमारा यहाँ पर पूर्णांक। ये क्या होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक को बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, जो कि क्लास 6 में मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। आता है पहला प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा जनरल हम लेते हैं ओवरव्यू, ये क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर।
ठीक है। वो संख्याएं होती है जिसे हम काउंटिंग में यूज करते हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज की गई संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके मतलब ये अनंत तक है, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब अब इसके आगे का अनंत तक इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब इसी के बाद की जब अभी जीरो की खोज नहीं हुई थी, तो जब जीरो की खोज हो गई तो उसको जीरो को भी हम प्राकृतिक संख्या मतलब इसमें हम जब पूर्णांक होते हैं संख्या पद्धति जो होता है उसमें हमने इसको शामिल कर लिया। तो जब जीरो को हमने शामिल कर लिया तो हमारे पास हो गई पूर्ण संख्या, ठीक है। ये हो गई पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से स्टार्ट होने वाली। अब यहाँ क्या होगा देखिए 1 2 3 और इसी तरीके से सिमिलरली फिर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में अगर मैं जीरो ऐड कर दूंगा यानी जीरो भी इसमें लिख दूंगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या आप ऐसे याद करिए कि इसमें देखिए अभी एक मिसिंग है जीरो, ठीक है। और ये है जब जीरो हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब देखिए आगे बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। हमने दो चीजों को यहाँ हमने देख लिया, नेचुरल नंबर और हम होल नंबर को देख लिए। अब आते हैं हम संख्या पद्धति की जो संख्या रेखा होती है उस पर बात करते हैं। अब देखिए संख्या रेखा पर ये स्टार्टिंग होती है दो चीजें, एक होता है बीच में जीरो होता है और उसके बाद 1 2 3 4 इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा संख्याएं, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड होता है 1 -1 -2 -3 -4 इसी तरीके से। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, एक को -1 का हम बोलते हैं संगत संख्याएं, ठीक है। ये हम अब ये देख लेंगे इसको और आगे। ये सभी संख्याएं होती हैं पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है, धन और ऋण। पूर्ण संख्याओं में धन और ऋण दोनों को पूर्णांक में काउंट किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है कि जीरो कौन सी संख्या है, पूर्णांक है या नहीं है। तो ये भी एक पूर्णांक है और ये न्यूट्रल होता है जिस पर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। आप नोट्स बनाते चलिए इसका, ठीक। चलिए कैमरा ब्लर करने लगता है बार बार, इसलिए मैंने इसको फोकस कर दिया बोर्ड पे, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं देख लिया, पूर्णांक। अब चलते हैं, देखिए इतनी चीजें हमें जानना था परिमेय संख्याओं को जानने के लिए, हमने इतना जान लिया पूर्णांक क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ पूर्णांकों से। और चलिए देखिए परिमेय संख्याओं के उदाहरण के अंतर्गत अब हम कुछ एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, मैं देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ a भागे b का, और c रिजल्ट होगा, c बराबर होगा a भागे b, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन है a भागे b और c पूर्णांक है या नहीं, ठीक है। इस चीज को हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है हमारी जो b है, b नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा। b जो है वो एक 0 के बराबर नहीं होगा। और देखिए अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, a बराबर हमने ले लिया 10 भागे और b बराबर ले लिया हमने 2, ठीक। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 5, ठीक है। अब ये 5 क्या है, ये एक पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या रेखा का पार्ट हो गया। और ये कौन सा पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ठीक है। अभी हम सिर्फ पूर्णांक की बात कर रहे हैं, धन और ऋण नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर धनात्मक है, धन अगर चिन्ह लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, या धन चिन्ह लगा हुआ है तो धनात्मक पूर्णांक होता है। अगर माइनस लगा हुआ है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दूसरा हम लेते हैं -15 भागे 3, ये कितनी बार जाएगा, 3 × 5 = 15, -5 आएगा। ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन किस टाइप का है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है,
ठीक है। चलिए अब ये तो हो गए हमारे सिंपल सिंपल जो डिवाइड हो जा रहे थे, कट जा रहे थे, वो हमने एग्जांपल लिया। अब हम लेते हैं एक 15/4, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 15/4 ये क्या है? ये पूर्णांक है? नहीं है। ये एक पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो दशमलव में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं ये एक भिन्न है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक नहीं है ये, अब यहाँ हम लिखते हैं पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है, यहाँ हम लिख देते हैं सीधा भिन्न है, ठीक है। ये एक भिन्न है। देखिए अब आते हैं, एक और एग्जांपल लिया है मैंने, -18 किससे ले लूं, 5 से ले लेता हूं, ठीक है। तब देखिए -18/5 ये क्या है? देखिए अब यहाँ नेगेटिव में आ गया तो ये देखिए न तो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है क्योंकि भिन्न में फॉर्म में है ये, लेकिन ये भिन्न भी नहीं है क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। न तो पूर्णांक है और न भिन्न है, ठीक, समझेंगे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। चाहे अंश में माइनस लगा हो, चाहे नेगेटिव हर में माइनस साइन लगा हो, कहीं भी लगा है वह भिन्न नहीं है। दोनों में भी लगा है तब भी नहीं है, लेकिन दोनों का केस में अलग होता है। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा, उसको जो सरल करेंगे तो वो भिन्न होता है, ठीक है। हमने एक एक करके एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए 0 से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो 0 भागे, और 0 एक न्यूट्रल होता है, इसमें प्लस और साइन नहीं होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, 0 के आगे कभी प्लस साइन मत लगाइएगा, ठीक। किसी भी संख्या से इसको आप भाग दे दीजिए, इसका आंसर 0 आएगा, और ये होता है पूर्णांक, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं दोनों केस में। चलिए -18 भागे -5 हमने ये ले लिया, और अब देखिए इसका आएगा यहाँ पर -18 और -5। ये क्या है? सेम यही केस है, ये केस, ठीक है। यही चीज है, ये मैं यहाँ पर डैश कर दे रहा हूँ, सेम ये चीज यहाँ आएगा अभी के लिए, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब हम इसको सरल कैसे करते हैं? -18 -5, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, -1 और -1 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए -18 में जब भी हम गुणा करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, तो हम सेम संख्या का दोनों में गुणा करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं अब अंश में कोई और गुणा कर दिया, हर में कोई और, ये कल गलत हो जाएगा। जो भी संख्या से गुणा करेंगे वो सेम होना चाहिए, इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो अंश और हर दोनों में 2 का गुणा करिए, ताकि इसका जो रेशियो होता है वो सेम रहना चाहिए। एक्चुअल जो इसका आंसर आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो बराबर आएगा, अब माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो 18 के 18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, बटे, और ये 5 हो जाएगा, और माइनस और माइनस होगा 5। अब ये जो है ये क्या है? ये एक भिन्न है, सीधा लिख देता हूं, भिन्न है। ये चीज जो है 18/5 ये आपका भिन्न है, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसमें कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। और 2 चीजें याद रखिएगा, 0 भी एक पूर्णांक है, और 0 पर कोई साइन नहीं होता है, प्लस और माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। और तीसरी पॉइंट है, आप याद रखिएगा कौन सी, कि ये भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट्स हो गए। चलिए आगे देखता हूं, एक पॉइंट्स जो भी है, अब इसको हटाते हैं, फिर जल्दी अब इसका आगे देखते हैं संगत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पॉइंट्स लिख दिया हूँ, ठीक है। आप इन चीजों को याद रखिएगा। शून्य एक पूर्णांक है, शून्य के साथ प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है,
ठीक है, ये एक न्यूट्रल होता है और भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये अगला पॉइंट है हमारा, ये एक मिनट, ये इस तरीके का होगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं संगत संख्याएं क्या होती हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ पर। एक चर जो समीकरण होते हैं हमारे, उसका एक हल होना अनिवार्य होता है। ठीक है, देखिए अगर हम मान लीजिए -3x बराबर 1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और अगर मैं यहाँ पर x का मान निकालूं तो हमारे पास x बटे -3 आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो भिन्न है ही नहीं और न तो पूर्णांक है। अब इसका जो रिजल्ट है x, जो x का मान आया न तो पूर्णांक है और न तो भिन्न है, तो फिर इसका सलूशन क्या है? फिर अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के अनुसार तो माइनस है यहाँ पर, लेकिन इसमें तो माइनस लगा हुआ है 1/3, ये तो ठीक है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, ये तो भिन्न भी नहीं है। तो फिर इस यक्स का मान क्या है? लेकिन एक चरी जो समीकरण होता है, एक पदी मतलब ये समीकरण जो होता है एक चर वाले समीकरण में, इसका एक सलूशन होना जरूरी है, ये आवश्यक होता है। कोई सलूशन ही नहीं मिला हमको। इन सब चीजों को, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, इसका सलूशन निकालने के लिए परिमेय संख्याओं की अवधारणा, जो आगे जो कॉन्सेप्ट बढ़ा वो आया परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये सलूशन जो होता है ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपने फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम दूसरी एग्जांपल, मतलब सिमिलर है ये एग्जांपल लिखूंगा मैं, तो माइनस अगर मैं यहाँ बात करूँ -2x बराबर, अगर मतलब सेम यही होगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से माइनस हटा देता हूँ, अगर यहाँ मैं कर दे रहा हूँ तो -3/2। अब यहाँ पर देखिए माइनस अंश में हो गया, लेकिन सेम इसका रिजल्ट यही रहेगा। ठीक है, तो इसका भी कोई सलूशन नहीं है। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए परिमेय संख्याओं की उत्पत्ति हुई, और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा है परिमेय संख्या। ठीक, देखिए परिमेय संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है। परिमेय संख्या, देखिए इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इसे हम बोलते हैं, और इसकी जो कॉन्सेप्ट होती है वो होती है रेशियो से। ठीक है, रेशियो, और जिसे हम बोला जाता है अनुपात। ठीक है, इसे हम अनुपात में लिखते हैं। अब देखिए अनुपात, अब देखिए यह कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है इसका। देखिए अगर मैं किसी एक भिन्न को ले लूं 8/5, मैंने एक भिन्न ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक भिन्न है। अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें तो हम इसे 8/5 ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये क्या है? ये सही है। लेकिन अगर हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर जो 8 है ये पूर्णांक है। 8 क्या है? पूर्णांक है। और 5 क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। लेकिन 8/5 ये क्या है? भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें -8/5, क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से -8/5? ये गलत है, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो होता है ये भी ऋणात्मक नहीं होता है। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते इसको। यहाँ पर भी देखिए 8 और 5, -8 जो है वो पूर्णांक है, 5 जो पूर्णांक है, लेकिन -8/5 जो है ये तो ना तो पूर्णांक है और ना भिन्न है। ठीक है, ये देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पर -8, अगर हम अलग बात करें तो ये पूर्णांक है, और 5 जो है वो अलग पूर्णांक है, लेकिन -8/5 ये तो ना तो भिन्न है और ना ही पूर्णांक है। ठीक है, तो और इसीलिए हम इस केस को हम इस रेशियो फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत होगा लिखना। ठीक है, चलिए अब इस चीजों को आगे देखते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल ये हम इनिशियल स्टेट से देख रहे हैं, अभी आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे जब हम परिमेय संख्या, अभी हम परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्याओं का बेसिक चीज हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, इसकी कुछ संगत संख्याएं होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी यह अनुपात रेशियो हम चल रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में अंदर देखते हैं। देखिए कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे संगत संख्याएं पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए 1/1 है, और भी संख्याएं हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम ले लें तो ठीक है 2/1 है, और 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एक 0 ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इनके कुछ संगत संख्याओं की बात करूं तो इनके देखिए जो संगत नई संख्याएं होती हैं, मैं उनकी बात करता हूं। देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर के संगत हैं, 1/1 के संगत हैं, कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले तो -1/1 मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये दोनों धनात्मक हैं, तो सबसे पहले तो एक में माइनस आएगा। यहाँ चांसेस लिख रहे हैं कितने में आ सकते हैं, 1/1 ये होगा, और तीसरा कौन सा होगा, -1। ठीक है, ये नई संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि संगत, तो 2/1 माइनस होगा, और 2/-1 होगा, और जो अगला होगा वो होगा -2/-1। ठीक है, ये भी नई संख्याएं इसकी होगी। अब 0 के केस में क्या होता है, अगर मैं 0 के केस में बात करूं तो इसके साथ इसकी जो नई संख्याएं हैं 0/1 होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा ये होगा -1। ठीक है, हमारे पास ये है 2 संख्याएं यहाँ पर मिलेंगी, एक 0/1 मिलेगा, एक 0/-1 मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई केस नहीं होता है 0 के केस में। ठीक है, चलिए अब हम देखिए ये सब नई संख्याएं हैं, इसके संगत मान होते हैं। ठीक है, और ये चीजें थी, ये देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है 1/1 या 2/1 के, कोई भी आपको एक भिन्न दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी संगत संख्याएं कौन कौन से हो सकती हैं, और ये ऑप्शनल में होगा, और ऑप्शनल में काम लगा के ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन बने हुए होंगे, आपको सब सेलेक्ट करने होंगे। तो देखना होगा ध्यान से कि कौन है कौन नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे तो चारों के अलग अलग होंगे, किसी में प्लस माइनस इधर उधर हुआ रहेगा सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको चांसेस बताने 1/1 है। देखिए एक बार यहाँ हमने लगा अंश में, फिर यहाँ लगाया हर में, फिर आंसर और दोनों में लगाया। बस ये संगत संख्याएं, ये जो नई संख्याएं इससे मिलने के चांसेस हैं वो संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब परिमेय संख्याओं की थोड़ी सी परिभाषा की बात करते हैं। चलिए ठीक है, परिभाषा परिमेय संख्या की क्या होती है, सिंपल पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्याओं को हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं, और P/Q जिसे आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे P/Q। तो ये P/Q क्या होता है कि P कोई भी पूर्णांक हो सकता है, Q भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं। ये याद रखिएगा, पूर्णांक तो हो सकता है ये, लेकिन 0 वाले पूर्णांक नहीं हो, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है। तो ये Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन लिख दिया जाता है Q ≠ 0। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में लिखा गया। अब देखिए, अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो नेगेटिव में जो भिन्न थे, माइनस, जैसे -5/8 ये था ना हमारे पास। अभी ये भिन्न नहीं है, और ना ही ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये सब चीजें जो कॉन्सेप्ट आएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो ये हमारा जो परिमेय संख्या होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर उसका और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने लिखा है। परिमेय संख्या की एक ऐसी संख्या के रूप में लिखा जाता है जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकें। ठीक है, जहां पर P और Q एक पूर्णांक है, और Q ≠ 0, Q शून्य नहीं होना चाहिए। ये चीज आप याद रखिएगा, हमेशा बटे के फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और P और Q जो एक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, और Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।
कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे के कुछ एग्जांपल और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। देखिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें है, आप ये चीज याद रखिएगा, p/q जो लिख रहे हैं हम, इसको हम इस तरीके से रेशियो के फॉर्म में भी व्यक्त करते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं यहाँ कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 10/5 ले रहा हूँ, नहीं 10/5 नहीं 10/6 ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल है ताकि आप डिवाइड ना हुई। और अब देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ p बराबर जो है वो है 10 और q बराबर है 6। ठीक है, p है 10 और q है 6। चलिए आगे कुछ संख्याएं देखते हैं हम, भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भिन्न और परिमेय संख्याओं में संबंध। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या संबंध है। देखिए अगर मैं कोई भी एक भिन्न का एग्जांपल ले लूं, जैसे 12 हमने ले लिया 5, ये एक भिन्न है। यहाँ पर देखिए p बराबर क्या है 12 है और q बराबर जो है 5 है। जहां पर p और q, देखिए मैं इसकी मान की बात कर रहा हूं। ठीक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब 12/5 क्या है, एक भिन्न है। अब अगर कोई और एग्जांपल ले लूं, देखिए p और q के फॉर्मेट में ये है ना, ये अब इसको हम लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ये इसी के फॉर्म में लिखा गया है। और अगला कोई एग्जांपल जनरल ऐसे ही 16/5 आप ले लीजिए, ये भी देखिए किसके फॉर्मेट में है, p/q के फॉर्म में है ना ये, तो यहाँ पर p बराबर देखिए 16 होगा और q बराबर जो है ये है 5। ठीक है, और ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी भिन्न होते हैं वो सभी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट क्या मिला कि यहाँ पर सभी जो भिन्न है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इस केस में भी हमारा जो q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो हमेशा भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सभी भिन्न होती है। ठीक, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़े से और कॉन्सेप्ट है इसमें पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक और परिमेय संख्या से क्या संबंध है ये देखते हैं। देखिए पूर्णांक और परिमेय संख्या में क्या संबंध है, आपको पता है 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 एक पूर्णांक है। क्या ये परिमेय संख्या भी है, हमारा सवाल आता है क्या ये परिमेय संख्या भी है। जी हाँ, बिल्कुल ये परिमेय संख्या भी है। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है इसको, 0/1, ये क्या है, p/q के फॉर्म में है ना। और देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। p देखिए क्या है, p बराबर 0 और q बराबर 1, ये क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। ये दोनों पूर्णांक हैं तो p/q का जो फॉर्म है वो भी एक पूर्णांक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 परिमेय संख्या है, ये आप याद रखिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चलिए और अब आगे देखते हैं और पूर्णांकों से क्या संबंध होता है, ये तो इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखिएगा। चलिए किसी भी पूर्णांक को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, मान लिया हमने बात किया -5, 4 और कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 10, ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी के नीचे हम अगर माइनस नहीं रहे
4/1, 10/1, ये बराबर ही रहेगा। यहाँ सच दैट हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, बराबर है। ठीक, अगर मैं इसमें 1 से भाग दूंगा सभी का मान वही आएगा, और ये जो हो रहा है ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में मैंने सबको लिखा हुआ है, ठीक है ना, P/Q। और यहाँ पर देखिए P और Q अलग अलग क्या है, सभी पूर्णांक भी हैं, इसलिए यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है, सभी, अब हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, अब भिन्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भिन्न हो रहा है ना, ये भिन्न नहीं है ये, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से भी हम बात करते हैं, ठीक, एक पॉइंट आप नोट रखिएगा यहाँ पर, मैंने अभी तो बता दिया, शायद लिखा था अभी, सभी भिन्न जो होता है परिमेय संख्याएं होती हैं, हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ये देखिए इस केस में आप याद रखिए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, -5/1 है, ये देखिए अगर -5 है, ये पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, लेकिन -5/1 जो है ये परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में लिखा, हमने क्या लिखा, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन भिन्न नहीं है, तो क्या नहीं है, भिन्न नहीं है ये, ठीक है। देखिए इस केस में क्या होता है, जब परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है, तो इस केस में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट बनता है, सभी परिमेय संख्या जरूरी नहीं है, सभी परिमेय संख्या, सीधा लिख देते हैं, मैं सभी की बात करूं, भिन्न नहीं होती है, ठीक है, ठीक, मैं सभी की बात कर रहा हूं, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, भिन्न कौन सी होती है, जो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, वो भिन्न होती है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका जो अंश है -5, जो Q है वो है ऋणात्मक हमारा पूर्णांक है, भिन्न के लिए P और Q दोनों धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, चलिए तभी वो भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं नया कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में, वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ये 2, ठीक है, 2 एक पूर्णांक है, मुझे इसको परिमेय संख्याओं की अलग अलग फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर मैं इसको परिमेय संख्या की बात करूं तो मैं 2/1 लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं इसको, देखिए मैं 2/1 भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें और मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। ये कैसे हमने लिखा, 2/1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 का। मैंने अभी आपको बताया अगर हम किसी भी भिन्न में या किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, 2 क्या 2। देखिए ये जो एक्चुअल इसका मान है ये 2 ही है, लेकिन इसके देखिए फॉर्म रूप देखिए कितने हो रहे हैं, रूप अलग हो जा रहे हैं। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसके अनंत रूप आप बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव में भी वो बना सकते हैं। अगर हम देखिए अगर मैं 2/1 है गुणे -2/-2 का अगर हम गुणा कर दें तब देखिए क्या हुआ, -4/-2 हो गया। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये सारे परिमेय संख्याएं हैं। देखिए -4/और -2 अंतर तो नहीं है, आंसर तो एक्चुअल सेम आएगा, लेकिन फॉर्म लिखने का तरीका तो ये एक तरह का ये टाइप हो गया, ठीक है, ये अलग तरीका हो गया। तो ये सब चीजों को हम पूर्णांक में इसको हम इस तरीके से चीजें लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फॉर्म ऑफ पूर्णांक या परिमेय संख्याओं के फॉर्म होते हैं, ठीक। अब आती है दो चीज, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा जब P/Q में P और Q धनात्मक पूर्णांक
हो तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और यदि क्या है, कोई भी P या Q क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक अगर हो रहा है या है, P या Q या दोनों की बात कर लेता हूं मैं, दोनों। लेकिन देखिए दोनों के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा वो हमारा धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं दोनों को यहां नहीं हटा देता हूं। ठीक है, अब याद रखिएगा, मैं भी अब उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। पूर्णांक जब P बाई Q में कोई भी परिमेय संख्या है, जब P बाई Q के फॉर्म में लिखी गई है, ये Q थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, P बाई Q में P और Q धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम धनात्मक परिमेय संख्या करते हैं, और यदि कोई भी P या Q या दोनों ऋणात्मक हो तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ P बराबर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये होना तो यही चाहिए, लेकिन मैंने क्या बात कर लिया, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो इस केस में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और इस केस में यहाँ लिख दे रहा हूँ Q नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हर केस में ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, मैं जब धनात्मक और ऋणात्मक लिख दिया तो Q नॉट इक्वल टू 0 की यहाँ बात नहीं आती है, क्योंकि जीरो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से कोई नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाँ चलिए अब आपको समझ में आ गया। अब ये दोनों वाला केस क्या होता है, दोनों के केस में अगर होता है जैसे हमारा -5/-2, ये इस समय तो परिमेय संख्या है, इससे हम ऋणात्मक बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन जो होता है, अगर मैं -1 से अगर गुणा कर दूं तो ये 5/2 हो जाता है। तो ये जो केस है ये धनात्मक केस है। ठीक है, ये धनात्मक धनात्मक परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, सर ये 5/2 जो है ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। साइन इतना याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या P बाई Q में अगर चिन्ह नेगेटिव है, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी या दोनों में, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगर कहीं नहीं है, दोनों में धन है, तो वो धनात्मक है, दोनों में नहीं है तभी धनात्मक है, कहीं भी नेगेटिव लगा तो ऋणात्मक होगा। और दोनों वाला केस तो मैंने आपको भी बता दिया, ये सिंप्लीफाइड वर्जन, ये जो है ये धनात्मक होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए अभी तक जो कॉन्सेप्ट था इसमें ये था, अगला कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण। ठीक है, ये एक प्रगुण है, समतुल्यता का प्रगुण है, और दूसरा है सरलतम प्रगुण है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसी से, तो मैं इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। और थोड़े से और कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो इससे अच्छा है कि भी आधे घंटे का लगभग हो गया है, आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करता हूँ, और उसके बाद फिर हम चैप्टर 1A को सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो इस कॉन्सेप्ट में, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कोई और कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, या आपको कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड, परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, वो आप बेझिझक कमेंट से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मिल जाए। ठीक है, हाँ अब दूसरी चीज ये है कि अब अगर हमारे जो वीडियो आप देखिएगा तो वो प्लेलिस्ट से देखिएगा। ठीक है,
खैर नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लिस्ट में आएगी वो तो अब 7 और 8 की ही आएगी। 6 की तो जो है वो तो पीछे जाएगा धीरे धीरे, मतलब वो बन चुकी है तो वो नहीं, जो एडिशनल जो नए ऐड होंगे तो आपको सीरियल से ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का पार्टिकुलर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल को खोलिएगा, चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट से आपको जो क्लासेस देखनी है उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा। उसमें आपको सीरियल से बिल्कुल ये चैप्टर, जैसे मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट बता दिया, अब अगला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा समतुल्यता का प्रगुण है ये आपको दूसरा वीडियो मिलेगा उसमें। और वैसे ही फिर चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे, ये तीसरा वीडियो मिलेगा। फिर हम उसके आगे का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बिल्कुल सीरियल से मैं बना रहा हूँ इसको, जैसा कि क्लास 6 में मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, और फिर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण जो प्रगुण हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, बाकी नोट्स के लिए मैं आपको वेबसाइट बना रहा हूँ, बन जाएगा तो मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और वेबसाइट में हम इतना ही नहीं, गणित को तो हम यहाँ आपको बताएंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर्स और सब्जेक्ट में जो आपका साइंस वगैरह जो भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो टेट वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट को मैं पहले प्रेफर करूंगा कि वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रॉपर रख सकूँ उस पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।